नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के YouTube चैनल पर BA प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा लेकर के आपके सामने हैं। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ में नेबुला, निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका जो परिकल्पना थी उसके बारे में हमने चर्चा की, जो एक तारक परिकल्पना थी या माता पिता की परिकल्पना कह सकते हो, पेरेंटल हाइपोथेसिस। आज हम द्वैतवादी परिकल्पना, दो तारों या दो तारक परिकल्पना, टू स्टार हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। द्वैतवादी परिकल्पना, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है। ज्वारीय परिकल्पना के बारे में हम बात करेंगे टाइडल हाइपोथेसिस, जिसमें जेम्स जीन्स ने दो तारों के बारे में बात की है कि दो तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल जो है, सोलर सिस्टम है, वो कैसे बना? दो तारों से बना। ये बात जेम्स जीन्स ने 1919 में अपनी बात रखी, दो तारों से उत्पत्ति होने की। जेफरीज ने 1929 में इसमें कुछ संशोधन किया, तो फिर ये परिकल्पना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो अब अपने बात करते हैं द्वैतारक परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। टाइडल ऑफ जेम्स जीन्स, टाइडल हाइपोथेसिस है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। जेम्स जीन्स ने अपनी परिकल्पना को कुछ कल्पित बातों के ऊपर आधारित बनाया। कुछ कल्पनाएं की उन्होंने, कुछ कल्पित बातों के ऊपर उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे रखना शुरू किया। अब उन बातों को क्या थी? उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में जो सूर्य था, यूनिवर्स में जो सन था, सूर्य था, उसके साथ में एक कोई साथी तारा विशालकाय, बहुत बड़ा लार्जमेंट, बहुत बड़ा विशालकाय एक तारा था। अब ये दो तारक हो गई ना, एक सूर्य भी तारा है और एक तारा और बताया उन्होंने। तो जेम्स जीन्स ये कुछ कल्पनाओं पर आधारित बात करते हैं कि सूर्य जो था वो अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी जगह के ऊपर अपना घूर्णन घूम रहा था। अपनी जगह के ऊपर, जैसे अपनी जगह पे घूमती है ना पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो ये अपनी अक्ष के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर स्थिर था और वहाँ अपनी जगह के ऊपर अपने अक्ष में घूम रहा था, स्वतंत्र विचरण कर रहा था। एक तारा जो ब्रह्मांड में था, विशालकाय, बहुत बड़ा विशालकाय तारा था, जिसको आयतन में और आकार में दोनों में बड़ा था। आयतन, वॉल्यूम, आकार में, साइज में भी बहुत बड़ा था। वो तारा एक पथ के सहारे, मतलब एक रास्ते के सहारे, एक पथ के सहारे, पथ रास्ता कह सकते हो, इसके सहारे वो आगे बढ़ रहा था। और वो किस तरफ, वो ये जरूरी नहीं था कि सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो सूर्य के पास में, सूर्य के नज़दीक का आ रहा था, एक पथ के सहारे। तो उस पथ के सहारे जब ये एक साथी तारा, विशालकाय तारा, उस सहारे बढ़ रहा था, तो इस सूर्य में गर्मी बढ़ी, इसकी हीट एनर्जी बढ़ी इस सूर्य में, क्योंकि जब ये भी एक विशालकाय बहुत बड़ा तारा था और जब इस सूर्य के पास में आना शुरू हुआ, ये एक पथ के सहारे आगे बढ़ रहा था, तो चल रहा था, तो इस सूर्य में गर्मी बढ़ना स्वाभाविक बात है। गर्मी बढ़ने से इस सूर्य के अंदर ज्वार उत्पन्न हुआ, टाइडल ज्वार उत्पन्न हुआ। उस ज्वार के कारण इसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकलने लगा, जिसको फिलामेंट नाम दिया उसने। क्या दिया? फिलामेंट। ज्वार उत्पन्न हुआ और वो एक फिलामेंट के रूप में इसमें से कुछ पदार्थ बाहर निकलने लगा।
अब इस बात को आपको मैं सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपके और ज़्यादा समझ में आएगी बात। ये 6 स्टेज के अंदर आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जैसे ये सूर्य है और एक साथी तारा बना देते हैं अपने, है ना। ये सूर्य है और ये कोई एक विशालकाय तारा है जो एक पथ के सहारे इस सूर्य के पास में आने की कोशिश कर रहा है, एक पथ के सहारे आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ रहा था तो जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आना प्रारंभ हुआ, ये साथी तारा, तो इस सूर्य के अंदर ज्वार उत्पन्न होना शुरू हुआ। गर्मी बढ़ी, हीट एनर्जी बढ़ी, जिससे इसमें से ज्वार निकला, टाइडल निकला। अब जैसे जैसे ये इस सूर्य के नज़दीक आया, वैसे वैसे ये तारा जैसे जैसे इसके नज़दीक आया, तो जैसे जैसे इसके नज़दीक आया तो इसमें से इस तरह से कुछ ज्वार निकलने लगा, कुछ पदार्थ निकलने लगा। इसके अंदर से कुछ पदार्थ बाहर निकलने लगा जिसको फिलामेंट नाम दिया उसने, ठीक है ना, कुछ पदार्थ को। अब इस सूर्य से ये बहुत मात्रा में इस प्रकार से पदार्थ बाहर निकलने लगा क्योंकि साथी तारा पास में आ रहा था, जिस कारण से, ठीक है ना, ये साथी तारा पास में आया। अब एक समय ऐसा आया कि ये साथी तारा अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ गया और इस सूर्य से जो पदार्थ बाहर निकला, फिलामेंट जो बाहर निकला, वो इसके चारों ओर घूमने लगा सूर्य के आकर्षण के कारण, सूर्य के अट्रैक्शन के कारण, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। वो आगे सूर्य के आकर्षण के कारण इसके साथ नहीं जा सका, इस साथी तारे के, क्योंकि ये बहुत दूर था और ये इतनी दूर निकल गया कि ये इसके साथ नहीं जा सका और ये इस सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। और फिर इसमें शीतलता आनी शुरू हुई घूमने के कारण, जैसे हमने लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना में पढ़ा। जब इसमें शीतलता आनी शुरू हुई, संकुचन के कारण इसमें चटकने पड़ी और ये अलग अलग टुकड़ों में बंट गया और इस प्रकार से हमारे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। तो अब एक बार दोबारा देखते हैं। एक सूर्य था और उसके साथ में एक विशालकाय तारा था। वो तारा एक पथ के सहारे सूर्य के नज़दीक आना शुरू हुआ। जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आया तो सूर्य के अंदर ज्वार उत्पन्न हुआ, टाइडल उत्पन्न हुआ, हीट एनर्जी बढ़ी और ये तारा जैसे जैसे ज़्यादा नज़दीक आया तो इसमें से एक बहुत मात्रा में अंदर से ऐसा पदार्थ निकला जो इस सूर्य के साथ में नहीं घूम सका और वो अलग हो गया, फिलामेंट। और ये जो तारा था, बड़े वाला विशालकाय जो तारा था, बिग साइज वाला, वो एक पथ के सहारे आगे कहीं चला गया और वो जो फिलामेंट निकला वो इस तारे के साथ में नहीं जा सका और वो स्वतंत्र इस सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, जिसमें संकुचन, शीतलता आने के कारण और संकुचन होने के कारण वो उसमें चटकने पड़ी और उसमें से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। क्योंकि 2006 के बाद में प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है। उससे पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था और 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। प्लूटो जो सबसे छोटा ग्रह है, यम, उसको अब ग्रह नहीं माना गया है। तो अब अगर हम इस बात के ऊपर गौर करें तो आज जो वर्तमान में इसके कुछ साक्ष्य हैं इस परिकल्पना के, जेम्स जीन्स के साक्ष्य बहुत बढ़िया दिए हुए हैं और वो कुछ साक्ष्य इससे मिलान भी करते हैं। तो वो क्या है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। जो ठंडा होने के बाद में जो 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, तो एक बार मैं आपको यहाँ ग्रहों का निर्माण करके दिखाता हूँ, फिर आपको बात समझ में आएगी ही। ये बुध के बाद में ये शुक्र के बाद में ये पृथ्वी के बाद में ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये एक क्षुद्र ग्रह आ गए और यहाँ ये
बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में ये शनि ग्रह आ गया, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण, वरुण के बाद में प्लूटो, यम। ठीक है, तो ये 9 ग्रह बने इस प्रकार से। अगर हम ग्रहों के क्रम आज देखें, ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अगर हम देखें तो बिल्कुल एकदम जेम्स जीन्स की परिकल्पना के ऊपर जो आधारित बात थी बिल्कुल उससे मेल खाते हैं। कैसे कि जैसे जैसे सूर्य पहले ज़्यादा दूरी के ऊपर था तो थोड़ा ज्वार निकला उसमें से, फिलामेंट पतला था, और जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आया तो इतना ज़्यादा फिलामेंट निकला कि जो बीच के ग्रह हैं वो आप देखोगे बड़े हैं, जैसे बृहस्पति हैं, शनि हैं, है ना, अरुण हैं, वरुण हैं, पृथ्वी है, उसके बाद में अपना जैसे शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो जैसे पहले छोटे ग्रह हैं, फिर बड़े ग्रह हैं, फिर बड़े हैं, और फिर आगे जाके फिर छोटे होते गए, फिर छोटे होते गए। इस प्रकार से जो ग्रहों का क्रम है, वो आकार जो है, ऑर्डर जो है, साइज जो है, वो ग्रहों का बिल्कुल मेल खाता है वर्तमान ग्रहों के साथ में। एक नंबर बात। अब इनके जो उपग्रहों का क्रम है वो भी इसी प्रकार से है, ऑर्डर ऑफ द सैटेलाइट्स, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ग्रहों का क्रम है। तो वो मानते हैं कि जैसे जैसे उस सूर्य के पास में वो तारा आता गया, विशाल तारा आता गया, वैसे वैसे उसमें से फिलामेंट अलग होता गया, निकलता गया बहुत ज़्यादा मात्रा में, और जब बहुत ज़्यादा नज़दीक था सूर्य के वो तारा तो उसमें से बहुत अत्यधिक मात्रा में फिलामेंट निकला होगा, जिससे बड़ों ग्रहों का निर्माण हुआ। अब उपग्रहों के अंदर हुआ क्या कि अगर उपग्रहों की संरचना और आकार के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर और साइज, सैटेलाइट की बात करें अगर हम, तो आकार और संरचना के बारे में, तो जो बड़े ग्रह ठंडे होने में समय लगा, इन बड़े ग्रहों को ठंडे होने में समय लगा, लेकिन जो छोटे ग्रह थे वो बहुत जल्दी ठंडे हो गए, शीतल हो गए, है ना। आविर्भाव आने के बाद में, इकट्ठा होने के बाद में ये शीतल हो गए, ठंडे हो गए। तो इनके कोई उपग्रह नहीं है, जैसे प्लूटो का भी नहीं है, इसका बुध का भी नहीं है, है ना। तो इनके कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन इन बड़े ग्रहों के उपग्रह ज़्यादा हैं क्योंकि इनको ठंडा होने में समय लगा। तो इनमें से कुछ पदार्थ बाहर निकलता रहा फिलामेंट के रूप में, और वो इनके उपग्रह, इनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, इसलिए इनके क्या कहलाए, उपग्रह कहलाए। तो यहाँ भी एक बात क्लियर हो जाती है, इसकी ये 3 बातें हैं महत्वपूर्ण। एक तो ग्रहों का क्रम, फिर इन ग्रहों के उपग्रहों का क्रम, और उपग्रहों का ग्रहों का आकार, और अपना जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, साइज है, वो भी बिल्कुल एकदम आज वर्तमान समय में जो ग्रहों का है उनसे मेल खाता है। तो जेम्स जीन्स की परिकल्पना में बहुत सारी सत्यता बातें थी। इसके बाद में ग्रहों का जो परिभ्रमण है, जो रोटेशन है, इनका जो परिक्रमा करने वाला कार्य है, वो भी जैसे कोई भी चीज़ अगर सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो एक कोण के ऊपर झुक जाती है, उससे आकर्षित होने के कारण जिस ओर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, आकर्षित कर रहा है, उस ओर वो झुक जाती है। तो सभी ग्रहों का अपना अपना झुकाव है, कोण है। तो इससे भी एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि जो ग्रहों का परिभ्रमण पक्ष है वो भी झुकाव लिए हुए है, टेल्ट जो लिए हुए हैं, वो वर्तमान से बिल्कुल सूर्य की परिक्रमा से संबंधित मेल खाते हैं वो। इसके बाद में जो इसके अंदर से पदार्थ निकला, जो साइज ऑफ सबस्टेंसेस जो निकला इसके अंदर से, जो वायव पदार्थ, जो गैसीय पदार्थ जो इसमें से निकला था, उससे संबंधित अगर बात करें तो जैसे सूर्य जब ज़्यादा दूरी के ऊपर था तारा, वो सूर्य से, जैसे ये सूर्य है और इस सूर्य से अधिक दूरी के ऊपर दूसरा तारा था, जैसे यहाँ इतनी दूरी के ऊपर था, तो ये जैसे छोटे ग्रह बने। फिर जैसे पास आया तो बहुत ज़्यादा पदार्थ बाहर निकला तो थोड़ा बड़ा ग्रह, फिर बड़ा ग्रह, फिर बड़ा ग्रह, फिर बड़ा ग्रह, फिर बड़ा ग्रह, और फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस प्रकार से जो पदार्थ बाहर निकला वो भी आज वर्तमान समय के जो ग्रहों के आकार हैं उनसे संबंधित समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण रूप से सत्य के ऊपर आधारित मानते हैं। इस प्रकार से जेम्स जीन्स की परिकल्पना के कुछ तथ्य आधारित थे जो उसको सत्य की कसौटी के ऊपर परखने के लिए एक अच्छे साक्ष्य दे रहा था, एविडेंस दे रहा था। अब इस परिकल्पना के अंदर जेफरीज ने 1929 में संशोधन किया। उन्होंने संशोधन क्या किया,
उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में, जैसे जेम्स जीन्स ने ये कहा था कि एक सूर्य था और एक साथी तारा था, वो एक पथ के सहारे बढ़ रहा था। लेकिन जेफरीज ने इसमें जब संशोधन किया तो इस परिकल्पना का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया, इसकी सत्यता और ज़्यादा प्रमाणित हो गई। उसने ये कहा कि सूर्य तो था ही, एक सूर्य था, है ना, ये सूर्य था, इस सूर्य के साथ में इसका एक साथी तारा और था, एक साथी तारा और था, ठीक है, फ्रेंड स्टार, एक साथी तारा और था। लेकिन इस तारे के साथ में एक और विशालकाय तारा था, बहुत बड़ा, बहुत इनलार्जमेंट वाला, बहुत बड़ा विशालकाय, बिग साइज वाला विशालकाय तारा था, स्टार था, ये बड़ा तारा था। ये तारा इस साथी तारे की सीध में बढ़ा आगे। कौन कह रहा है? जेफरीज संशोधन कर रहा है जेम्स जीन्स की परिकल्पना में। उसने तो ये कहा था कि ये इस सूर्य की ओर एक पथ के सहारे बढ़ रहा था, जिससे इसमें गर्मी बढ़ी। ये कहता है कि ये साथी तारा जो था, सूर्य का साथी तारा, वो इस बड़ा जो तारा था, ये बड़ा तारा इस साथी तारे की सीध में बढ़ा, आगे की ओर बढ़ा। तो एक समय में इनमें भिड़ंत हुई, टकराव हुआ बहुत बड़ा, ठीक है ना, ये आपस में भिड़े, एक्सीडेंट हुआ इनका आपस में एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने संशोधन किया, इम्प्रूवमेंट करते हुए इन्होंने अपनी परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जेफरीज ने, जेम्स जीन्स की परिकल्पना में 1929 में, 1929 में। तो इन्होंने कहा कि ये भिड़ंत हुई, भिड़ंत होने के कारण ये चारों ओर इसका पदार्थ फैल गया। फैलने के बाद में धीरे धीरे संघनन हुआ, इकट्ठा हुआ, आविर्भाव हुआ, इनका इकट्ठा हुआ, और फिर जो ठंडे हो गए वो इस सूर्य के चारों ओर, जैसे भिड़ंत होने के बाद में ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, और फिर ठंडा होने के बाद में जो ठंडे हो गए वो ग्रह बन गए, और जो पदार्थ गर्म रह गए वो तारे बन गए, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने लगे वो उपग्रह बन गए। और बिल्कुल भिड़ंत में यही हुआ होगा कि कुछ पदार्थ इस तरह से वो इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे बड़े ग्रहों को समय लगा होगा, जो इकट्ठा ज़्यादा पदार्थ हो गया तो उनको समय लगा ठंडा होने में, और उनके उपग्रह ज़्यादा बने, और जो छोटे ग्रह थे वो जल्दी ठंडे हो गए तो उनके उपग्रह नहीं थे। तो इस प्रकार से इसने, जेफरीज ने संशोधन किया इस परिकल्पना में। संशोधन करने से इस परिकल्पना का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। अब इस परिकल्पना को भी बहुत सम्मान मिला बहुत लंबे समय तक, और आज भी वर्तमान समय में अगर ग्रहों का क्रम देखें, आकार देखें, उनका आयतन देखें, उनके बनने की प्रक्रिया देखें, जो उनकी संरचना है उसको देखें, या उसमें से जो निकला पदार्थ देखें, तो वो आज भी वर्तमान ग्रहों से मेल खाता है। लेकिन इसका भी मूल्यांकन हुआ। इसका मूल्यांकन ये हुआ कि कुछ भूगोलवेता, कुछ खगोल शास्त्री इस बात के ऊपर कहते हैं कि जब ये जो अपनी अपनी कक्षा के अंदर जो आगे बढ़ते हैं, इन दो तारों में भिड़ंत होना संभव नहीं है, क्योंकि तारों में आपस में भिड़ंत नहीं हो सकती। इनकी कक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और ये अपनी कक्षा में विचरण करते हैं, तो ये दूसरे के पास में से निकल सकते हैं लेकिन भिड़ंत नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर भी एक आपत्ति थी, जिनके बारे में जेम्स जीन्स और जेफरीज कुछ बता नहीं सके। दूसरी बात ये थी कि जो विशाल तारा था, जो बिग साइज वाला जो स्टार था, वो फिर ब्रह्मांड में कहाँ चला गया, वो बाद में क्यों नहीं दिखा, या बाद में कोई वो किसी तारे के पास में क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा होगा, वो कहाँ चला गया, इसके बारे में भी जेम्स जीन्स ने और जेफरीज ने कोई अपना मत प्रकट नहीं किया। तो इस पर भी उनको आपत्ति थी। उसके बाद में इसका ये था कि जेफरीज ने 1929 में जो संशोधन किया, तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली थी कि जो परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दी है उसमें संशोधन होना चाहिए, उसके कुछ तथ्य गलत हैं, उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली थी। तो वो अपनी ही बात को स्वयं ही काट रहे थे। ये भी एक खगोल शास्त्रियों के अंदर उनकी आपत्तिजनक बात थी। दूसरा कि वो जो भिड़ंत होने के बाद में, मान लो कि भिड़ंत हुई या सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकला, बड़े सूर्य के संपर्क में आने से, ज्वार से उत्पन्न से फिलामेंट बाहर निकला, और उसके ठंडा होने से, टुकड़े होने से, और वो इस प्रकार से मतलब ग्रहों का निर्माण हुआ, तो वो इकट्ठे कैसे हुए? जो एक गैसीय अवस्था में, वायव्य अवस्था में जो थे, तो वो फिर इकट्ठे होने की क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में भी जेम्स जीन्स ने और जेफरीज ने कोई अपना मत प्रकट नहीं किया। इनके बारे में वो कुछ नहीं बता सके। लेकिन ये मूल्यांकन होने के बाद भी आज भी जेम्स जीन्स की और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस,
ऑफ जेम्स जेम्स एंड जेफरीज की जो आज चल रही है वो वर्तमान ग्रहों से मेल खाती हैं, और आज वर्तमान समय में भी वो पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की, प्लैनेट्स की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में वो आज जानकारी प्रदान कर रही हैं, इतना कुछ होने के बाद में भी। और आज वो कहीं ना कहीं पृथ्वी से संबंधित या प्लैनेट्स की उत्पत्ति से संबंधित, ओरिजिन से संबंधित जानकारियाँ हमें उपलब्ध करा रही हैं। एक बहुत ही अच्छा सार्थक और बड़ा सार गर्भित उन्होंने अपना परिकल्पना का प्रतिपादन किया था, जो हमने जिसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं की हैं। अगली कक्षा में हम बिग बैंग और स्फीति का सिद्धांत पढ़ेंगे। थैंक यू।